एवरीवन, आज एक और लेक्चर करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। मैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये लेक्चर बना रही हूँ क्योंकि मेरे बीच में एग्जाम्स वगैरह थे। तो आज हम लोग एनाटॉमी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम लोग शुरू करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आप लोग पहले वाले लेक्चर में इसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी देख सकते हैं। ठीक है, तो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन में क्या देखेंगे। सबसे फर्स्ट रेस्पिरेशन होता क्या है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज कौन कौन सी एक्सचेंज होती है आपस में। इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की थी। ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, इन द लंग्स में अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सचेंज हमारा दो जगह होता है। हम जानते हैं कि हमारा जो गैसेस एक्सचेंज दो जगह होता है। एक तो एल्वोलाई में होता है। ठीक है, एल्वोलाई में क्या होता है कि ऑक्सीजन अंदर जाता है, ठीक है, और CO2 बाहर आता है। ठीक है, एल्वोलाई में, लंग्स में। जबकि वहीं टिश्यू के पास देखें, जहाँ पे सेल और टिश्यू के पास जब वेसल्स, ब्लड वेसल्स जब पहुँचती है वहाँ पे, तो ब्लड वेसल जब वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है टिश्यू के अंदर जाता है। ठीक है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, CO2। ठीक है, फिर यही CO2 जो है लंग्स के पास जाता है। ठीक है, तो ये साइकिल चलती रहती है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे रेस्पिरेशन दो पार्ट होती है रेस्पिरेशन की, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया कि एल्वोलाई जहाँ है वहाँ पे गैस का एक्सचेंज होना। ठीक है, वहाँ पे O2 अंदर की तरफ आता है और CO2 बाहर जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो एक्सचेंज होता है गैस का उसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि ये एल्वोलाई है। ठीक है, और यहाँ पे हो गया ब्लड वेसल जो कि टिश्यू के पास ब्लड लेके जा रहा है। यहाँ पे जब यहाँ पे ऑक्सीजन आती है तो ये ऑक्सीजन चली जाती है ब्लड में। ठीक है, यहाँ पे CO2 आता है, मतलब टिश्यू के साइड से CO2 आ रहा है। ठीक है, तो CO2 जब यहाँ आता है तो ये जाता है यहाँ एल्वोलाई में। ठीक है, फिर यहाँ से ये बाहर निकल जाता है, CO2 यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो एक्सचेंज हुआ यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा है एल्वोलाई के पास, ये कहलाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, और इंटरनल रेस्पिरेशन होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेज एट टिश्यू लेवल। ठीक है, सेल टिश्यू जहाँ पे है वहाँ पे कैसे एक्सचेंज होती है। वहाँ पे क्या होता है कि जो O2 यहाँ से आ रहा था, ये वाला O2 जो यहाँ से आ रहा था लंग्स से ब्लड वेसल के थ्रू, तो वो O2 यहाँ टिश्यू के अंदर चला गया। ठीक है, फिर वहाँ पे मेटाबॉलिज्म होती है। मेटाबॉलिज्म होने के बाद CO2 प्रोड्यूस होता है। ये CO2 फिर से कहाँ चला जाएगा, हमारे लंग्स में। ठीक है, ये फिर से कहाँ चला जाएगा, लंग्स में। ठीक है, तो ये प्रक्रिया चलते रहती है। तो टिश्यू साइड पे जो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज वो कहलाता है इंटरनल रेस्पिरेशन, और एल्वोलाई के साइड पे जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन होती है 12 to 15 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में 12 से 15 बार हम लोग रेस्पिरेट करते हैं। ठीक है, ब्रीथ लेते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन इसका मतलब ये हुआ कि वन का मतलब होगा एक, जो हम काउंट करते हैं, एक बार इंस्पायर करके सांस लेना और सांस छोड़ना, उन दोनों को काउंट हम 1 टाइम्स करेंगे। ठीक है, सांस लेना और सांस छोड़ना, ये नहीं कि सांस लिया 1, सांस छोड़ा 2, नहीं, वैसे करोगे तो ये 30 के अप्रॉक्स चला जाएगा। ठीक है, एक बार सांस लेना और एक बार सांस छोड़ना, ये कंप्लीट रेस्पिरेशन होती है, तो उसको हम काउंट करेंगे 1। ठीक है, तो हम कितने टाइम्स करते हैं, 12 to 15 टाइम्स। ठीक है, 1 मिनट में 500 ml हम एयर अंदर की तरफ लेते हैं। ठीक है, 500 ml एयर लेते हैं, जिसे हम लोग टाइडल वॉल्यूम बोलेंगे, हम लोग आगे मैं बताऊंगी। ठीक है, अब 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में 12 से 15 बार हम कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो 500 इंटू 12 to 15 करेंगे तो अप्रॉक्स 6 to 8 लीटर आ जाएगा ये। ठीक है, तो हम लोग 1 मिनट में कितना हवा अंदर लेते हैं, 6 से 8 लीटर हवा अंदर की तरफ लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ एयर में देखिए कि जो हम इंस्पायर करते हैं, जो हम एयर अंदर की तरफ लेते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसमें ऑक्सीजन होता है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%, नाइट्रोजन 78%, अदर गैसेस जो होती हैं 1%। ये तुम्हारा एयर का ही कंपोजिशन है, जो एयर एटमॉस्फेयर में है ना, उसका ही कंपोजिशन है जो कि हम इंस्पायर करते हैं, लेते हैं। हम जब सांस छोड़ते हैं, बाहर आउट करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन 16% और कार्बन डाइऑक्साइड 4% होती है। ठीक है, ये याद रखिए, और साथ में थोड़ी बहुत मॉइस्ट भी रहती है, मॉइस्ट, इसके साथ मॉइस्ट रहती है, वाटर वेपर्स रहता है। ठीक है, वाटर वेपर्स, ठीक है, ये रहती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि रेस्पिरेटरी मूवमेंट। ठीक है, रेस्पिरेटरी मूवमेंट, जब भी हम इंस्पायर कर रहे हैं, एक्सपायर कर रहे हैं, ठीक है, इंस्पिरेशन कर रहे हैं, एक्सपिरेशन कर रहे हैं, तो उस टाइम में
क्या होता है, मतलब कैसे मूवमेंट होती है हमारी लंग्स की, कैसे मूवमेंट होती है, क्यों इंस्पिरेशन के टाइम ऑक्सीजन अंदर जाता है और एक्सपिरेशन के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ऐसा क्या मैकेनिज्म होती है, ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे। तो इंस्पिरेशन जो है एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब हो गया वहाँ पे एटीपी यूज होता है, ठीक है, एटीपी खर्च होती है, हमारी एनर्जी खर्च होती है, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ इंट्राथोरेसिक एरिया, क्या होता है कि हमारी जो थोरेसिक एरिया है ना, हमारा जो लंग्स वाली एरिया रिब्स है जहाँ पे, वो एरिया बढ़ जाती है, एक्सपैंड कर जाती है। जब वो एक्सपैंड करेगी तो वहाँ वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, मैं आगे बताऊँगी कैसे वॉल्यूम इंक्रीज करता है, ठीक है, वहाँ पे इंक्रीज करता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट का वॉल्यूम जो है इंक्रीज किया हुआ रहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हाउ टू एक्सपैंड इंट्राथोरेसिक कैविटी। इंट्राथोरेसिक कैविटी कैसे एक्सपैंड कर जाता है, ऐसा क्या होता है कि हमारा जो थोरेसिक कैविटी का एरिया है, वॉल्यूम है, वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो इसमें दो मसल से हेल्प करते हैं, ठीक है, एक डायफ्रागम हेल्प करता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। ये जो है रिब्स होती है ना, रिब्स एक दूसरे से ज्वाइन होती है दो तरह की मसल से। बाहर वाली जो मसल्स होती है इनके बीच में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है, और एक अंदर की तरफ मसल्स होती है जो होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स वो एक्सपायरेशन में हेल्प करती है, और इंस्पायरेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हेल्प करती है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि डायफ्रागम जो है वो नीचे की तरफ मूव करता है। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्रागम जो है नीचे की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, जब ये चीज़ नीचे आएगा तो ये एरिया जो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ऊपर में होता है एंटीरियर, नीचे कहते हैं पोस्टीरियर, तो एंटीरियर पोस्टीरियर एरिया इंक्रीज कर जाती है जब ये नीचे की तरफ मूव करता है। तो जब डायफ्रागम नीचे की तरफ मूव करता है तो एंटीरियर पोस्टीरियर एरिया इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया, वो एरिया इंक्रीज कर गई, ठीक है। अब देखते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में क्या होता है कि रिब्स होते हैं, ठीक है, ये चारों तरफ से रिब्स ऐसे घेरे होते हैं लंग्स को, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ऐसे बाहर की तरफ ऐसे फैलते हैं, ठीक है, ऐसे रिब्स हैं। तो इसका जो मसल्स है ना, इनके बीच के ये मसल्स जो होते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, वो बाहर की तरफ रिब्स को ऐसे खींचते हैं, ठीक है। तो उस और रिब्स के साथ हमारा लंग्स ज्वाइंट होता है, लंग्स पे ऐसे मार्किंग होती है रिब्स की, ठीक है। तो रिब्स ज्वाइंट होता है तो वो अपने साथ साथ लंग्स को भी ऐसे खींचता है, ठीक है, बाहर की तरफ अपने लंग्स को भी खींचता है। तो फाउंड इन रिब्स, रिब्स में प्रेजेंट होते हैं। रिब्स मूव्स डाउन आउटवर्ड्स, रिब्स जो है बाहर की तरफ मूव करता है। बाहर की तरफ जब मूव करता है तो ट्रांसवर्ज एरिया को इंक्रीज कर देता है, मतलब ट्रांसवर्ज एरिया इस तरह से एरिया को इंक्रीज कर देता है। ये जो था लॉन्गिट्यूडनल एरिया, ऊपर से नीचे तक लॉन्गिट्यूडनल एरिया को इंक्रीज करता था, और ये बाहर की तरफ एरिया को इंक्रीज कर देता है चारों तरफ, ठीक है, सर्कुलर में, ठीक है। तो ये कहलाती है ट्रांसवर्ज एरिया। तो देख रहे हैं कि हमारा जो रिब्स है वो बाहर की तरफ आ रहा है, और जो डायफ्रागम है नीचे की तरफ जा रहा है, यानी चारों तरफ से वॉल्यूम की इंक्रीज कर रहा है दोनों मिलके, ठीक है। तो क्या हो रही है, हमारी थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो हम लोग एक चीज़ पढ़े थे ये में केमिस्ट्री में, बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ क्या बताता है कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का। अगर हमारा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि कहीं भी एयर फ्लो जो होता है, एयर का फ्लो जो होता है, एयर का फ्लो वो पॉजिटिव प्रेशर से निगेटिव प्रेशर की तरफ जाता है, ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर से निगेटिव प्रेशर की तरफ जाता है, ठीक है, एयर का फ्लो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, यानी प्रेशर यहाँ पे निगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो लंग्स के अंदर प्रेशर निगेटिव हो रहा है और एटमॉस्फेयर में प्रेशर पॉजिटिव है, इससे ज़्यादा है, ठीक है। हमारा लंग्स के अंदर प्रेशर कम है जबकि एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा है। तो क्या होगा कि एटमॉस्फेयर में प्रेशर अगर ज़्यादा है, यहाँ देखिए, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, ठीक है, प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, पॉजिटिव है, लंग्स में प्रेशर निगेटिव है। तो अभी मैंने क्या बताया कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ एयर जाता है तो यहाँ से यहाँ की तरफ फ्लो करेगा, तो ये इंस्पायरेशन कहलाता है। ये लंग्स की तरफ फ्लो कर रहा है तो ये क्या हो गया, इंस्पायरेशन, ठीक है। इनसाइड लंग्स प्रेशर डिक्रीजेज दैन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से कम प्रेशर रहता है, निगेटिव प्रेशर रहता है लंग्स में, जबकि वहीं एटमॉस्फेयर में पॉजिटिव प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर जो है पॉजिटिव की तरफ मूव करता है निगेटिव से, ठीक है। यहाँ निगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ एयर है, तो ये कहलाता है इंस्पायरेशन, ठीक है। आप देख सकते हैं लंग्स में निगेटिव प्रेशर, एटमॉस्फेयर में पॉजिटिव प्रेशर, और एयर मूव्स करेगा एटमॉस्फेयर से लंग्स की तरफ, और इंस्पायरेशन करने में टोटल टाइम 2 सेकेंड का लगता है, 2 सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक्सपायरेशन, ठीक है। तो
एक्सपायरेशन हम लोग देखते हैं कि पैसिव प्रोसेस है, जिस तरह से उसमें एक्टिव प्रोसेस था वो कि उसमें एनर्जी खर्च होती थी, इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है, एक्टिव प्रोसेस नहीं है, पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या होती है कि लंग्स की रिक्वायलिंग होती है। उसमें क्या था, लंग्स एक्सपैंड करता था, इसमें लंग्स जो है रिक्वायल करता है, यानी शेप जैसा पहले था रिलैक्स होकर वैसा ही शेप में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज करता है थोड़ी सी कैविटी के, और जो CO2 है, एयर है, वो लंग्स से बाहर जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि लंग्स रिक्वायल कैसे हो रहा है, इसमें कौन सी मसल से हेल्प कर रही है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसमें 2 मसल से हेल्प करती हैं, एक डायफ्रागम की मसल से, दूसरी इनर इंटरकोस्टल मसल। उसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल था और इसमें इनर इंटरकोस्टल मसल्स, यानी रिब्स में दो रिब्स ज्वाइन होती है 2 मसल से, एक एक्सटर्नल मसल से और इंटरनल मसल से। ठीक है, तो इंटरनल मसल्स यहाँ हेल्प करती है। तो ये क्या करेगी, थोड़ी सी कैविटी, इनर इंटरकोस्टल मसल जो है वो मूव्स इनवर्ड, वो अंदर की तरफ मूव्स करेगी। ठीक है, अंदर की तरफ मूव करती है, तो अंदर की तरफ वो जब मूव करती है तो वो लंग्स को भी अंदर की तरफ प्रेस कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एरिया डिक्रीज कर जाता है, ट्रांसवर्स एरिया। ठीक है, ऐसा हो गया, तो ये अंदर की तरफ लिफ्ट जाती है, अंदर की तरफ लिफ्ट जाएगी तो लंग्स को भी प्रेस कर देती है अंदर की तरफ, तो उसका एरिया कम हो जाता है। ठीक है, डायफ्रागम जो है, इसमें डायफ्रागम जो है ऊपर की तरफ मूव करता है। जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो लंग्स को इस तरह से लॉन्गिट्यूडनली प्रेस कर देगा। ठीक है, तो ये रिलैक्स होता है, जब डायफ्रागम अपना रिलैक्स होता है तो ये ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, अपवर्ड, सॉरी यहाँ गलत मैंने लिख दिया, अपवर्ड। ठीक है, ये अपवर्ड मूव करेगा। ठीक है, अपवर्ड जब मूव करेगा तो एरिया एंटेरियर पोस्टेरियर एरिया, ऊपर में होती है एंटेरियर बोला जाता है, नीचे में पोस्टेरियर बोला जाता है। तो एंटेरियर पोस्टेरियर एरिया डिक्रीज कर जाएगी थोड़ी सी कैविटी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है, ओवरऑल वॉल्यूम जो है यहाँ पे डिक्रीज कर रही है। ठीक है, ये भी डिक्रीज कर रहा है और ये भी डिक्रीज कर रहा है वॉल्यूम को। तो हम लोग वॉयल्स लॉ से क्या पढ़े हैं कि जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगी तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो लंग्स के अंदर ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में कम प्रेशर होगा। ठीक है, तो जहाँ ज़्यादा प्रेशर होगा वहाँ से एयर निकल के कम प्रेशर वाले की तरफ जाएगा। तो यहाँ से CO2 निकल के कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ। यहाँ से CO2 निकल के बाहर की तरफ जाएगी, क्योंकि बाहर में कम प्रेशर है, अंदर में ज़्यादा प्रेशर है। तो यहाँ पे एयर मूव्स आउट फ्रॉम द लंग्स टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये चीज़ें। अब हम लोग देखते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ठीक है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की मतलब हमारे लंग्स की फंक्शन को चेक करने के लिए हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, क्या देखते हैं उसमें। ठीक है, अपने लंग्स की टेस्ट करने के लिए, तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट को ही हम लोग लंग्स फंक्शन टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, यूजफुल टू एसेसिंग फंक्शनल स्टेटस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम की फंक्शन को एसेस करने के लिए, देखने के लिए हम लोग ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या फिर लंग्स फंक्शन टेस्ट करते हैं। ठीक है, इस फंक्शन टेस्ट में हम किन 2 चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, एक तो हम लंग्स का वॉल्यूम देखते हैं कि कितना उसकी वॉल्यूम है, और दूसरी उसकी कितनी कैपेसिटी है, यानी मैक्सिमम वो कितना एयर को ले सकता है। ठीक है, मैक्सिमम वो कितना एयर को छोड़ सकता है बाहर की तरफ, उसकी कैपेसिटी कितनी है, और वॉल्यूम उसको कितना एकोमोडेट कर सकता है एयर को अंदर। ठीक है, तो इसका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट को हम किस इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं, स्पाइरोमीटर। ठीक है, स्पाइरोमीटर से वॉल्यूम और कैपेसिटी ऑफ लंग्स को चेक करते हैं। अब स्पाइरोमीटर अटैच टू काइमोग्राफ। ठीक है, काइमोग्राफ होती है, एक ऐसा पेज होता है जिस पे इस तरह से मतलब ऊपर नीचे जब होती है तो उस पर इस तरह से ग्राफ बनती है। ठीक है, तो वो जो ग्राफ बनती है उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरोग्राम। ठीक है, एंड रिकॉर्डिंग द ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लंग्स, जब हम लंग्स की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करते हैं काइमोग्राफ पेपर पे तो उसे हम लोग बोलते हैं स्पाइरोग्राम। ठीक है, स्पाइरोमीटर को हम किससे अटैच करते हैं, काइमोग्राफ से, और काइमोग्राफ पे पेंसिल लगी होती है और एक पेज होता है, वहाँ पे ग्राफ जो बनती है वो होती है स्पाइरोग्राम। ठीक है, वो जो रिकॉर्डिंग हो रही। ठीक है, इस तरह की एक ग्राफ बनती है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर को दर्शाया जाता है वाई वाले कोऑर्डिनेट पे, और इस पे एक्स वाले पे टाइम को। ठीक है, जो अपवर्ड की तरफ जाएगा वो इंस्पायरेशन को शो करता है, जो इलेवेशन होती है यहाँ पे नीचे की तरफ तो वो एक्सपायरेशन को शो करता है, डाउनवर्ड्स एक्सपायरेशन को, अपवर्ड जो डिफ्लेक्शन दिखलाई देगा वो इंस्पायरेशन को। ठीक है, अब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में हम लोग 2 चीज़ें देखते थे, लंग्स की वॉल्यूम और लंग्स की कैपेसिटी। ठीक है, तो लंग्स की वॉल्यूम में हम किन किन 2 चीज़ों को देखते हैं, किन किन चीज़ों को देखते हैं,
तो टाइडल वॉल्यूम होती है द वॉल्यूम ऑफ एयर डैट मूव्स इनटू लंग्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन या फिर एक्सपायरेशन, ठीक है। तो जब हम नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन पे रहते हैं या फिर हम नॉर्मली चल भी रहे हैं, तो हम जो नॉर्मल सांस लेते हैं, ठीक है, अपने अंदर जो नॉर्मल सांस लेते हैं छोड़ते हैं, मतलब जिसमें हमें कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है कि बहुत तेज़ी से सांस ले रहे हैं, बहुत तेज़ी से छोड़ रहे हैं, ठीक है। हम नॉर्मली जो लेते हैं, हम बैठे हैं, रिलैक्स हैं और सांस ले रहे हैं, तो वो वॉल्यूम जो हम जितना लेते हैं, जितना छोड़ते हैं, वो कहलाती है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। वो हम कितना लेते हैं 500 ml, जो कि मैंने पीछे भी बताया था, ठीक है। 500 ml हम लोग नॉर्मल लेते हैं, जो कि 1 मिनट में कितना हो जाता है, 6 से 8 लीटर हो जाता है, ठीक है। ये एक बार में 500 ml हम लोग लेते हैं, 500 ml छोड़ते हैं, जबकि वहीं जब पूरा कैलकुलेट करते हैं 1 मिनट में, तो ये 6 से 8 लीटर हो जाता है, ठीक है। दूसरा इसमें टर्म है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है कि हम फोर्सफुली, ठीक है, हम 500 ml तो हम लेते हैं एयर, नॉर्मल हम 500 ml लेते हैं, बहुत तेज़ी से गहरी सांस जब हम लेते हैं तो एक्स्ट्रा कितना हम ले रहे हैं, एक्स्ट्रा हम कितना एयर और ले रहे हैं, 500 ml के अलावा हम एक्स्ट्रा कितना और एयर ले सकते हैं अंदर की तरफ, एडिशनल से एयर, ठीक है, एक्स्ट्रा एयर, ठीक है, एक्स्ट्रा एयर जो 500 ml हम जो ले रहे हैं उसके अलावा और हम कितना एयर फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो होती है 2500 ml से 300 ml, ठीक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, हम 500 ml तो छोड़ रहे हैं ना, नॉर्मल हम बैठे रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, क्लास में बैठे रहते हैं, नॉर्मल हम 500 हमारा बाहर निकल रहा होता है, ठीक है, एयर। लेकिन हम एक्सपायरेटरी बहुत तेज़ी से सांस लेके या फिर हम बहुत फोर्सफुली बाहर की तरफ सांस निकाल रहे हैं, तो कितना हम एडिशनल एयर 500 ml के अलावा और कितना हम हवा बाहर निकाल सकते हैं, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर डैट कैन एक्सपायर्ड फोर्सफुली, हम बहुत फोर्स के साथ हम कितना और एयर बाहर निकाल सकते हैं 500 ml के अलावा, ठीक है। तो 1000 से 1100 ml, ठीक है। फिर आती है रेसिड्यूअल वॉल्यूम। रेसिड्यूअल वॉल्यूम होती है कि जब हम फोर्सफुली एक्सपायर्ड करते हैं, जितना हम चाहते थे कि बाहर हवा निकाल सके, ठीक है, हमारी मर्जी है कि हम पूरा हवा लंग्स की निकाल सके, ठीक है, हम फोर्सफुली पूरा हवा बाहर निकाल चुके हैं। अब निकालने के बाद फिर भी लंग्स में कुछ एयर बची रहती है, कुछ एयर इसलिए बची रहती है कि अगर वो भी निकल जाएंगी तो हमारा एल्वोलाई जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है, वो कोलैप्स कर जाएगा तो बहुत ही डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग में, इसलिए वहाँ पे कुछ एयर का रहना जरूरी है, ठीक है। तो वो कुछ कितना एयर जो है वो उसमें प्रेजेंट रहता है जब हम पूरी तरह से एक्सपायर कर चुके हैं। एयर लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद, तो वो 1200 ml एयर रहती है, ये RV होती है, ठीक है। अब आती है लंग्स कैपेसिटीज, ठीक है। लंग्स कैपेसिटीज की लंग्स मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी है कि वो हवा बाहर को निकाल सके या फिर कितना हवा को अंदर एकोमोडेट करके रख सकता है, ठीक है, लंग्स की पास कितनी कैपेसिटी है। तो पहला इसमें टर्म आता है वाइटल साइंस। तो द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एयर डैट एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमल इंस्पायरेटरी इफर्ट, बोल रहा है कि हम बहुत गहरी सांस ली, ठीक है, हम गहरी सांस लेके हम गहरी सांस छोड़ते हैं, ठीक है, तो हम गहरी सांस लेने के बाद हम कितना अमाउंट ऑफ एयर जो है हम बाहर की तरफ छोड़ सकते हैं, ठीक है। गहरी सांस हमने लिया और फिर गहरी सांस छोड़ा, तो हम जो गहरी सांस छोड़ रहे हैं वो उसमें कितना एयर है, ठीक है, अमाउंट कितनी है एयर का, तो वो कहलाता है वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। रामदेव बाबा का एक्सरसाइज जो है वो, तो वाइटल कैपेसिटी में क्या हो जाएगा कि जो जितना हम एयर लिए थे, फोर्सफुली यहाँ एयर ले रहे हैं, ठीक है, तो फोर्सफुली हम जब अंदर की तरफ हवा लेंगे तो उसमें हम अभी देखे थे कि हम लोग एक्स्ट्रा फोर्सफुली हवा कितना ले सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मली तो हम TV ले रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम ले रहे हैं, फिर हम कितना छोड़ सकते हैं, तो एक्स्ट्रा और हम कितना छोड़ते हैं बाहर की तरफ, टाइडल वॉल्यूम तो 500 ml छोड़ते हैं, उसके साथ ERV एक्स्ट्रा हम कितना एक्सपायरेटरी वॉल्यूम छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाती है IRV TV प्लस ERV, ठीक है। तो इसका फिर से एक बार समझ लीजिए, हमने बहुत मैक्सिमम एफर्ट डाल के हवा अंदर ले लिया, ठीक है, उसके साथ हमारे 500 ml और भी गए, ठीक है, और साथ साथ हम कितना जब हम छोड़ना होगा बाहर की तरफ तो हम जितना मैक्सिमम लिए थे वो भी बाहर निकालेंगे, और जो हम नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम निकालते हैं वो भी बाहर निकालेंगे, और साथ में हम फोर्स जो डाल के हवा और बाहर निकालते हैं वो कहलाता है ERV, जो कि मैंने ऊपर बताया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तो अप्रॉक्स 4.8 लीटर के आसपास हम एयर को बाहर निकाल सकते हैं, ये कहलाती है वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। टोटल लंग्स कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुली इंस्पायर्ड, जब हम फोर्सफुली हवा को अंदर ले लिए, ठीक है, तो
तो हमारे लंग्स की कितनी कैपेसिटी है कि वो हवा को एकोमोडेट करके रख सकती है जब हम फोर्सफुली इंस्पायर कर लें, कितनी हवा वहाँ प्रेजेंट है। हमने फोर्सफुली इंस्पायर किया, हम चेक करने लगे कि अच्छा इंस्पायर किए तो उसके अंदर कितना हवा है, ठीक है। तो पहले से तो रिजर्व वॉल्यूम लंग्स में रहेगा, जो कि हम सांस छोड़े या लें ये वॉल्यूम रहता ही रहता है। नॉर्मली हम 500 ml लेते ही लेते हैं, ठीक है। हम इंस्पायर्ड फोर्सफुली कर रहे हैं तो IRV रहेगा, और साथ में एक्सपायर्ड, अभी एक्सपायरेशन नहीं किया हमने, बाहर हवा को नहीं निकाला है, सिर्फ अभी सांस लिया तभी हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर RV तो रहेगा, रेजिडुअल वॉल्यूम पहले से, टाइडल वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। इंस्पायरेटरी हम फोर्सफुली कितना लिए हैं एयर वो रहेगा। अभी हमने एक्सपायरेशन किया नहीं है तो जो एक्सपायरेशन वाली हवा है ERV जो एक्स्ट्रा हम लोग निकालते हैं वो भी तो अभी अंदर है। तो टाइडल वॉल्यूम यहाँ टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होगी, RV प्लस TB प्लस IRV प्लस ERV, ठीक है। अब आती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कि हम मैक्सिमम कितना हवा ले सकते हैं, तो मैक्सिमम कितना हवा ले सकते हैं, अमाउंट ऑफ एयर फोर्सफुली कितना ले सकते हैं, तो TB लेते हैं जो कि टाइडल वॉल्यूम 500 ml होती है, ठीक है। IRV जो कि 2500 ml होती है, जो कि हम फोर्स करके हम इतना हवा और ले लेते हैं। अब 500 ml तो जाता ही जाता है, अप्रॉक्स 3 से 4000 के आसपास, 3.5 से 3000 के आसपास जाता है, ठीक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो हमारा जो लंग्स है वो नॉर्मल सांस ले रहा है, ठीक है, नॉर्मल सांस ले रहा है, उसके बाद वो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर को बाहर निकाल सकता है, ठीक है, नॉर्मल सांस लेने पे। तो टाइडल वॉल्यूम जो 500 ml वो निकालता था वो तो निकालेगा ही, उसके साथ साथ ERV एक्स्ट्रा और कितना निकाल सकता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। फंक्शनल रेसिड्यूअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिड्यूअल वॉल्यूम होती है कि अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स एट द एंड ऑफ नॉर्मल एक्सपायरेशन। हम जब नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हैं, नॉर्मली अपने लंग्स से हवा को बाहर निकाल रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम लंग्स में कितना हवा बच के रहता है, तो RV रहेगा, और जो हम एक्स्ट्रा और निकाल सकते थे हवा को बाहर वो हम निकाल ही नहीं रहे, नॉर्मली 500 ml टाइटल वॉल्यूम निकाल रहे हैं, ठीक है, सिर्फ टाइटल वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो RV तो पहले रेसिडुअल वॉल्यूम तो लंग्स में रहेगा ही रहेगा, और साथ में हम हो सकता था इसको हम निकाल सकते थे बाहर, ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, लेकिन हम बाहर नहीं निकाल रहे हैं तो वो भी कहाँ रहेगा, लंग्स में रहेगा, क्योंकि हम नॉर्मल यहाँ पे एक्सपायरेशन कर रहे हैं। जब फोर्सफुली एक्सपायरेशन करते तो ये वाला भी एयर बाहर निकल जाता, ठीक है। अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग वाइटल कैपेसिटी। ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो कि हमारे लंग्स की कैपेसिटी को अफेक्ट कर सकता है। पहला सेक्स में देखेंगे मेल में ज़्यादा वाइटल कैपेसिटी होती है दैन फीमेल, क्योंकि मेल का जो चेस्ट साइज है वो बहुत बड़ा होता है और साथ में मसल्स पावर फ्री होती है और सरफेस एरिया भी ज़्यादा होता है, तो मेल्स में वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा होती है। एज के हिसाब से देखें तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो इलास्टिसिटी जो होती है मसल्स की वो कम होने लगती है, यानी लंग्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो होगा वो कम होने लगेगा, जिसकी वजह से वाइटल कैपेसिटी कम हो सकती है। पोस्चर, जब हम खड़े रहते हैं तो डायफ्रागम नीचे की तरफ जब आता है इंस्पायरेशन के दौरान तो वो बहुत आसानी से उसको जगह मिलता है कि वो नीचे की तरफ प्रॉपर तरीके से आ सके। तो जब हम खड़े रहते हैं तो हमारी डायफ्रागम नीचे की तरफ बहुत आसानी से मूव कर जाती है, तो उस टाइम वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा होगी। प्रेगनेंसी के टाइम वाइटल कैपेसिटी कम होती है। क्यों कम होती है कि यहाँ पे यूटेरस जो होता है, यूटेरस प्रेग्नेंट वुमेन की यूटेरस काफ़ी मतलब बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से डायफ्रागम पे लोड आता है, डायफ्रागम नीचे की तरफ आसानी से मूव नहीं कर पाता है, तो इसकी वजह से वाइटल कैपेसिटी कम होती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं अगला जो टॉपिक्स बचा हुआ नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तो अगर आपको ये लेक्चर और नोट्स पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।